गाइस टॉपर बनना है तो आज हम पढ़ने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टडी विद रश्मित के साथ द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो किसने दिए थे ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? इट वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। एंड क्या दिया था इन्होंने? हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये बेसिक गाइडलाइंस है जो कि मैनेजर को हेल्प करता है सो दैट दे रन एन ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। इसको सिंपल तरीके से देखते हैं। ये वो रूल्स हैं जो मैनेजर को बताते हैं कि काम कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो सोचो तुम कंपनी के एक मैनेजर हो और सोचो कि कंपनी को कैसे रन करोगे और क्या क्या प्रिंसिपल्स अपने दिमाग में ध्यान रखोगे। एज अ मैनेजर फर्स्ट प्रिंसिपल ध्यान रखोगे कि डिविजन ऑफ वर्क हो। ठीक है, काम को सही तरीके से बांटा जाए। तो वर्क को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टास्क में बांट देंगे और हर एक टास्क जो है वो कौन परफॉर्म करेगा? एक स्पेशलिस्ट परफॉर्म करेगा। हर इंसान जब अपना स्पेसिफिक काम करता है और स्पीड और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाती है तो स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या आते हैं? बेटर रिजल्ट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ तुम्हारा? डिविजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ जाएंगी। ठीक है, तो पावर तो आपको मिल गई, लेकिन अगर आपके पास पावर्स है कि आप ऑर्डर दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि उन्हें काम कैसे करना चाहिए, तो साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। तो सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देना है, रिजल्ट जो आए हैं उसके लिए भी आप आंसरेबल हैं। तो जब भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो साथ साथ आपको आंसरेबिलिटी भी देनी पड़ती है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है एवरीबॉडी? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑफ कोर्स डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज जो हैं वो क्या करेंगे? ओबे करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे जो भी सारी रूल्स और रेगुलेशंस है। रूल्स फॉलो करोगे तो सिस्टम स्मूथ चलेगा, वरना कियोस हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड। एक एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। तो एक एम्प्लॉय है, उसका एक बॉस है और उसी से ही वो ऑर्डर्स या कमांड रिसीव करेगा। अब सोचो एक एम्प्लॉय है और उसके ऊपर हमने दो बॉसेस लगा दिए। ठीक है, तो एक बॉस कुछ काम बोल रहा है, दूसरा बॉस कुछ काम बोल रहा है, तो ये एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि फर्स्ट बॉस के काम को प्रायोरिटी दी जाए या सेकेंड बॉस के। तो इसलिए क्या कहना है, इनका कहना है कि एक एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर एक ही सुपीरियर या एक ही बॉस होगा जो उसे ऑर्डर्स देगा, ताकि ये एम्प्लॉय कंफ्यूज नहीं हो। तो दो बॉस हो गए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, विच मीन्स वन एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू वन बॉस रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड के बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। आपका एक हेड तो है ना, और एक ही प्लान बना के रखोगे और आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है। अब सोचो कि अलग अलग लोग हैं और सब अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग गए तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो पूरे ग्रुप का, पूरे हेड का, सबका एक प्लान होगा, सबका सेम ऑब्जेक्टिव होगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि सब सेम डायरेक्शन में सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ जो है वो भागेंगे। ठीक है, और यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय के पास ऑर्डर्स जो है वो एक ही बॉस से आएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब नीचे आएगा। तो कौन सा इंटरेस्ट ऊपर जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हमेशा प्रिवेल करेगा किसके ऊपर? इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी कवर्ड बाय एवरीबॉडी। ठीक है, तो कंपनी पहले आएगी, बाद में अपना पर्सनल इंटरेस्ट आएगा, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा? सब पर्सनली अपना अपना इंटरेस्ट देखना चालू कर दें, अपना अपना फायदा देखना चालू कर देंगे, तो कंपनी कैसे सक्सीड हो पाएगी? सिंपल। तो कंपनी फर्स्ट और अपना इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में। क्लियर एवरीबॉडी? फॉलोइंग बैक स्ट्रेट, बिल्कुल आंख नाक कान खुले रख लीजिए। अब आ रही है पैसे की बात। तो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या देखेंगे कि हर एक एम्प्लॉयज को फेयर और रीजनेबली जो भी वो वेजेस सैलरी डिजर्व करते हैं उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि फेयर सैलरी मिलेगी तो एम्प्लॉयज हैप्पी रहेगा और बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। क्लियर? अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी पावर्स मेरे हाथ में रहेगी। मैं एज मैनेजर डिसाइड करूंगी कि किसको कौन क्या काम करेगा। किसी को भी डिसीजन मेकिंग की पावर मैंने नहीं दी, उसे मैंने कहा सेंट्रलाइजेशन।
डिसेंट्रलाइजेशन इज डिसीजन मेकिंग की पावर, ऑर्डर्स देने की पावर। मैं अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि डिसीजन पावर कब ऊपर रहेगी, कब डिसीजन पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये स्मार्ट बैलेंस होना चाहिए। अब इस बात को ऐसे समझते हैं कि अगर सारी डिसीजन मेकिंग पावर मैंने ही ले लिया, जैसे कि कितने की चाय आएगी, कितने की स्टेशनरी आएगी, हमें कौन सा प्लॉट कहाँ खरीदना है, हमें कौन सी बिल्डिंग में या कौन से नए शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, अगर सारी पावर मैं मेरे हाथ में ही रखूंगी, छोटी पावर से लेकर बड़ी पावर, तो मेरे ऊपर बहुत सारा काम का बोझ आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, छोटी मोटी पावर्स जैसे कि सबॉर्डिनेट्स को कैसे हैंडल करना है, कितने की चाय लानी है, कितने का स्टेशनरी लाना है, ये डिसीजन मेकिंग पावर मैं मेरे किसी सबॉर्डिनेट या जूनियर को डेलीगेट कर दूंगी, बांट दूंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन करने का क्या फायदा हुआ है, क्या बेनिफिट हुआ है बताओ, कि आई कैन फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क, इम्पॉर्टेंट पावर्स को मैं एक्सरसाइज करने में अपना दिमाग लगाऊंगी, और छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग पावर मैं किसी और को दूंगी, जिसके हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या कहा है इस प्रिंसिपल ने, कि हमारे पास सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। मैं मेजर के डिसीजन मेकिंग पावर्स जैसे कि प्लॉट कहाँ लेना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कभी भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करूंगी अनलेस एंड अनटिल आई बिलीव कंप्लीटली इन द अदर पर्सन। क्लियर एवरीबॉडी? तो मेजर डिसीजन अपने पास रखेंगे, दूसरे डिसीजन हम डेलीगेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर एवरीबॉडी? फॉलोइंग? वेरी नाइस। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड एज स्केलर चेन। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट और एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है। ओहो, आ जाते हैं हम। एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए टॉप से बॉटम तक। ठीक है, अब ये डायग्राम तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्केलर चेन क्या कहता है, से फॉर एग्जाम्पल एक ई पर्सन है, उसको आई पर्सन से बात करनी है, तो वो पूरी लाइन फॉलो करेगा। ई पहले डी से अप्रोच करेगा, डी उसके सीनियर से, फिर उसके सीनियर से, उसके सीनियर से, एंड सो ऑन, फिर ई से बात होगी। तो जब हम पूरी स्केलर चेन फॉलो करते हैं और एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, डायरेक्टली किसी से बात नहीं करते, तो र्यूमर्स और गॉसिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं कि हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज स्केलर चेन। ठीक है, इसको हम देख देते हैं कि क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए टॉप से बॉटम तक, बॉस से एम्प्लॉय तक एक प्रॉपर चेन जो है वो फॉलो होगी। इससे कम्युनिकेशन क्लियर रहता है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड एज स्केलर चेन। लेकिन सोचो कि कंपनी में क्राइसिस है एंड देयर इज समथिंग वेरी अर्जेंट दैट आई नीड टू गेट फ्रॉम अदर पर्सन। तो एक साइड पे डी है और दूसरी साइड पे एच है, तो डी को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एच से चाहिए और वो बहुत अर्जेंट है, तो वो डायरेक्टली डी जिस केस में एच से डायरेक्टली बात कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक, प्लैंक होता है ना एक फट्टा, लकड़ी का फट्टा, दैट्स कॉल्ड एज अ प्लैंक। ठीक है, तो जब डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है उसे कहेंगे गैंग प्लैंक। जब हम प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करके बात करेंगे दूसरे किसी एम्प्लॉय से, दैट इज कॉल्ड एज स्केलर चेन। फाइन, ओके। सो इमरजेंसी या अर्जेंट सिचुएशन में यू कैन यूज गैंग प्लैंक, और सेम लेवल पे लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं बिना ऊपर जाए, दैट इज ऑल्सो योर गैंग प्लैंक। तो स्केलर चेन में आपने क्या किया है, प्रॉपर पाथ फॉलो किया है, फिर इस गैंग प्लैंक में आपने शॉर्टकट लिया है। क्लियर एवरीबॉडी? फॉलोइंग? वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर मतलब क्या है, अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग। ओके, एंड एवरीथिंग इज राइट प्लेस। तो मतलब हमें क्या चाहिए, राइट पर्सन चाहिए, राइट प्लेस पे चाहिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, कोई भी वेस्टेज नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, इक्विटी मतलब इक्वालिटी। ओके, तो मैनेजर्स जो है उनको क्या करना पड़ेगा, काइंड होना पड़ेगा और फेयर होना पड़ेगा सारे एम्प्लॉयज में, सबके साथ इक्वल और रिस्पेक्टेबल बिहेवियर होना चाहिए, किसी को भी फेवरेटिज्म या ज्यादा भाव नहीं देने का, सबको इक्वल ट्रीट करने का। गॉट इट? यस। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सनल्स। पर्सनल्स मीन्स योर एम्प्लॉयज दैट आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर बार बार तुम्हारा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आएगा तो ऑफकोर्स तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि एक एम्प्लॉय को तुम ऑर्गेनाइजेशन में लाए, उसके ऊपर तुमने काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट किया, उनको ट्रेन किया, उनको गाइड किया, उनको मोटिवेट किया, 6 महीने तुमने उनको बढ़िया ट्रेनिंग दी और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चल जाते, तो नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उनके ऊपर काफ़ी मेहनत की है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ का जो है वो पर्सनल्स का स्टेबिलिटी रहना चाहिए, उनको फ्रीक्वेंटली शिफ्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि स्टेबिलिटी रहेगी तो बेटर एफिशिएंसी आएगी। नेक्स्ट, एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव। अगर एम्प्लॉयज को जो है वो आइडियाज हम देने के लिए कहेंगे तो वहीं से इनोवेशन आएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारा जो हमें हेनरी फ्योल ने दिया है, वो कहता है स्पिरिट द कॉर्प्स। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, साथ में मिलके काम करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रांग है तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, यूनिटी है तो हमें सक्सेस मिलेगी। क्लियर एवरीबॉडी? ये हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स लर्न कर लिए हैं। फाइनल रिवीजन देखिए तो स्पेशलाइजेशन, डिसिप्लिन, यूनिटी, फेयरनेस, टीम वर्ड, टीम स्पिरिट, अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो ये सारे वर्ड्स हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स का कोर है। क्लियर एवरीबॉडी? अब हम इसे छोटी सी स्टोरी से पढ़ते हैं जिससे तुम्हें याद रह जाएगा। चलो आ जाओ फटाफट। स्टोरी क्या है? एक मैनेजर कंपनी ज्वाइन करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, काम को डिवाइड करेगा, विच इज डिवीजन ऑफ वर्क, हमारा पहले प्रिंसिपल। फिर पावर लेता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, भाई उसको पावर तो देंगे ना ताकि लोगों को गाइड कर सके, लोगों को ऑर्डर्स दे सके, और अपनी ऑर्डर्स जो उसने दिए हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है, आंसरेबल है। ये पॉइंट हुआ तुम्हारे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। अब वो सबको सारे रूल्स फॉलो करवाएगा, सबको बोलेगा कि ऑर्डर्स फॉलो करो, विच इज डिसिप्लिन। फिर वो बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होगा, वन एम्प्लॉय वन वॉइस। कौन सा पॉइंट, वन बॉस कौन सा पॉइंट था? यूनिटी ऑफ कमांड। फिर वो क्या करेगा कि सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, ऐसे सबको मोटिवेट करेगा, ऐसे सबको गाइड करेगा, विच इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। गॉट इट राइट एवरीबॉडी? नेक्स्ट, वो इंश्योर करता है कि कंपनी का इंटरेस्ट पहले, इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और कंपनीज इंटरेस्ट, ठीक है। फिर सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये तो बहुत ईजी है, एक डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। फिर वो इंश्योर करेगा कि कंपनी का इंटरेस्ट पहले, विच इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। देन सबको फेयर सैलरी मिले, पैसा सबको बढ़िया मिलता रहे, विच इज प्रॉपर रेम्युनरेशन, इक्विटी, ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर रेम्युनरेशन मिले, सबको फेयर सैलरीज मिलेंगी, ठीक है। फिर वो डिसाइड करता है, अच्छा इक्विटी बाद में आएगा, दिस इज रेम्युनरेशन, फेयर सैलरी, ओके। फिर वो डिसाइड करता है कि डिसीजन मैं लूंगा या डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अगर वो खुद सारे डिसीजन ले रहा है तो हाँ, उसे हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। अगर दूसरों को डिसीजन मेकिंग पावर डेलीगेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अगर प्रॉपर चैनल से इंफॉर्मेशन पास होगी तो उसे हमें कहेंगे स्कैलर चेन, और अर्जेंट में इंफॉर्मेशन पास होगी तो जल्दी बताओ क्या होगा? गैंग प्लैंग। वेरी नाइस। फिर वो सिस्टम जो है वो सेट करता है, राइट पर्सन राइट प्लेस पे है, विच इज ऑर्डर। सबके साथ फेयर बिहेवियर है, इक्विटी मतलब क्या समझाया था? क्या समझाया था? इक्वालिटी। फिर वो बोलता है एम्प्लॉयज स्टेबल रहने चाहिए, बार बार चेंज नहीं करेंगे, विच इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। पर्सनल्स मीन्स एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर एम्प्लॉयज को हम मोटिवेट करते हैं कि आइडियाज देने दो, विच इज इनिशिएटिव। और नेक्स्ट हम एज अ टीम काम करेंगे, जैसे कि तुम और हम एज अ टीम काम कर रहे हैं, विच इज स्पिरिट दी कॉर्प्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। डू लाइक, शेयर एंड फॉलो स्टडी विद रश्मीत एंड कमिंग आउट विद मोर फन वीडियोस। बाय बाय, टाटा, सी या।